हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रिवीजन, बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए। और आज हमारे पास रिवीजन का लेक्चर नंबर 15 है। 14 लेक्चर रिवीजन के हम कर चुके हैं और ये चल रहा है हमारा छठा चैप्टर या छठा यूनिट, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ये दूसरा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, यानी आज छठा यूनिट का रिवीजन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे हमारे पास 4 यूनिट और, उन्हें भी हम एक एक लेक्चर में या दो दो लेक्चर में उसका रिवीजन पूरा कर लेंगे। तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने छठे यूनिट का रिवीजन। तो इसमें जो है ना बेटे, रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, हमने 50% रिवीजन कर लिया था और 50% रिवीजन आज है हमारे पास। आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। एराइल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको पता ही है। बेंजीन रिंग के ऊपर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और यदि हम क्लोरोबेंजीन की बात करें या किसी भी हेलोबेंजीन या एराइल हैलाइड की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका जो अटैक होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो अटैक होता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव निकल जाता है और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाता है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप, वैसे तो आपको सारी बात पढ़ा रखी है, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके उत्तर के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का प्रश्न 2 देखिए। लघु उत्तरीय का प्रश्न का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली है पहले से ही। अब हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि की। इसमें पद नंबर 1 है हेलोनियम आयन का बनना। तो हमारे पास जो हेलोजन होता है, जैसे X2 है, उसके साथ Fe(X3) क्रिया करता है। जैसे Cl2 है तो FeCl3 का रिएक्शन होगा, आपको पता है। हेलोजनीकरण हम FeCl3 की उपस्थिति में करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। तो क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो हमें X पॉजिटिव आयन बनेगा जिसे हम कहते हैं हेलोनियम आयन, और साथ में ये Fex4 नेगेटिव आयन बनेगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इस बात का पता है कि हमारा जो जो X2 है वो Fe(X3) के साथ रिएक्शन करके एक हेलोनियम आयन बनाता है। तो पहले स्टेप में तो हेलोनियम आयन बनता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखते हो तो पद नंबर 1 में आप खाली इस रिएक्शन को लिख दो। आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन को लिखो सिर्फ कि हेलोनियम आयन बनता है पहले पद में, पहले स्टेप में। और दूसरे पद में हेलोनियम आयन का बेंजीन वलय पर आक्रमण। तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन बताई गई। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ ये हेलोनियम आयन आया, आप यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हो, हेलोनियम आयन है, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हेलोनियम आयन को मिला। हेलोनियम आयन यहाँ जुड़ जाएगा और इसमें जुड़ेगा यहाँ, वहाँ तो ऑर्थो पोजीशन पर और यहाँ पैरा पोजीशन पर। तो ये देखो, ये तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर, और ये H है, हाइड्रोजन तो होगा ही, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, और ये X यहाँ जुड़ गया। X अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लाया था, इसलिए यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज को दिखा दिया। तो ये हेलोनियम आयन यहाँ जुड़ चुका है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन और यहाँ पैरा पोजीशन पर, क्योंकि दोनों जगह रिएक्शन होती है ना क्लोरोबेंजीन में। अब क्या होगा, 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में तो आपका हाइड्रोनियम आयन बना था, ठीक है। पहले स्टेप में तो हेलोनियम आयन बना था X पॉजिटिव, और दूसरे स्टेप में वो जो X पॉजिटिव था यानी हेलोनियम आयन, वो अटैक करता है किसके ऊपर, वो अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तीसरा पद होता है प्रोटॉन का निष्कासन। तीसरे स्टेप में H पॉजिटिव वहां से चला जाता है। जैसे यहाँ था हमारा ये H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ X रह जाएगा सिर्फ हेलोजन एटम। और इसी तरह पैरा पोजीशन से X पॉजिटिव अलग हो गया और ये रह जाएगा यहाँ।
यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वहाँ वो डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो H पॉजिटिव यहाँ से गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और फिर आपका जो H पॉजिटिव आयन निकला है वो Fe(x4) के साथ जुड़कर Fe(x3) और HX अलग बन जाता है। इस बात को लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको 3 स्टेप में इस रिएक्शन को दिखाना है। पहले स्टेप में तो X पॉजिटिव आयन कैसे बना Fe(x3) के साथ रिएक्शन करने के बाद। दूसरे स्टेप में X पॉजिटिव ने बेंजीन रिंग पर कहाँ कहाँ और कैसे अटैक किया। और तीसरे स्टेप में H पॉजिटिव आयन कैसे अलग हुआ। बस ये 3 स्टेप दिखाने हैं आपको। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है। क्लोरीन का ऑर्थो तथा पैरा डायरेक्टर बताना है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसमें रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे समझा सकते हो कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इलेक्ट्रॉन इसने ही आया, वो अटैक यहाँ करेगा ऑर्थो पोजीशन पर इस तरीके से, और क्लोरोबेंजीन के ऊपर जैसे यहाँ अटैक हुआ तो वो वहाँ से ऑर्थो के अलावा और पैरा पोजीशन पर भी अटैक उसका हो सकता है अनुनाद के कारण। एक तरीका और भी है इस रिएक्शन को दिखाने का, आप इसकी बेंजीन क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बना सकते हो। आपको ये सिखा रखा है कि ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है और इसके पास होते हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर इसी क्रम में इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएंगे और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएंगे बारी बारी से। तो 5 अनुनादी संरचनाएं बना दो आप क्लोरोबेंजीन की, और उन पांच अनुनादी संरचनाओं में जो 3 अनुनादी संरचनाएं हैं उनके ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। आप ऐसे भी दिखा सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना सिखाया था, 3 बार सिखा दिया। क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। रासायनिक समीकरण देते हुए केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है और कुछ नहीं करना है। तो क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बना सकते हो आप। एक तो आपके पास 2 अणु क्लोरोबेंजीन के होने चाहिए और क्लोरल होना चाहिए CCl3CHO। और उसके बाद क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनता है? क्लोरोबेंजीन के ऊपर किसका रिएक्शन करना है? CH3Cl का, और 2 अणु सोडियम के होने चाहिए। इस रिएक्शन को हमने ऐसे सीख रखा है, देखो आसान तरीके से बताता हूँ कि ये तो क्लोरोबेंजीन है, ये तो है हमारा क्लोरोबेंजीन, और ये 2 अणु हमने लिए, 2 अणु क्या 2 मोल कह दो या 2 परमाणु सोडियम के लिख लो, और यहाँ लिख लो आप CH3Cl। देखो CH3Cl, और एरो के ऊपर लिख लो आप ड्राई ईथर, एरो के ऊपर लिख लो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो ये यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl, 2 अणु NaCl के यहाँ निकल जाएंगे, और यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? CH3, बन गया टॉलुइन। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। केवल रिएक्शन आपको लिखनी थी, केवल रिएक्शन, मतलब क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन ऐसे बनेगा। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना हो, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर निकिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन जब आप करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2 H है ना, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर, तो ये तो बन गया C6H6। चाहे बेंजीन को ऐसे बना दो, चाहे C6H6 लिख दो, और ये बन गया HCl। कर दोगे? केवल रिएक्शन लिखनी थी यहाँ, और कुछ नहीं करना था, लैंग्वेज नहीं लिखनी थी। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ये क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ रिएक्शन कर दो तो बीच में से क्या निकल जाएगा? NaCl, और क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाएगा, बन गया फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है तभी तो फिनॉल कहते हैं हम उसे।
अगला पढ़ाओ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले। निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। संरचना सूत्र लिखना है और आईयूपीएसी नाम लिखना है। यहां दे रखा है द्वितीयक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी ब्यूटाइल के सेकेंडरी कार्बन पर आपको क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है। सबके नाम आप लिख दोगे। देखो ये ब्यूटाइल है, इसके सेकेंडरी कार्बन पर क्लोरीन जोड़ दिया आपने, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम लिखी दोगे। दूसरे नंबर पर क्लोरो है ब्यूटेन के, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी क्रम में ये है, ये तो सब आईयूपीएसी का खेल है। ये तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में तो जब इस बैच को स्टार्ट किया था हाइड्रोजन बैच 3.0 को, तो शुरू के 3 लेक्चर में ही ये बातें पढ़ा दी थी आपको। जैसे ये है आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। आइसोपेंटाइल ये होता है, देखो ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और यहाँ जुड़ गया CH3, ये आइसोपेंटाइल ग्रुप है। और क्या जोड़ना है इसके ऊपर, ब्रोमाइड जोड़ना है, तो ये ब्रोमीन जोड़ दिया यहाँ। आइसोपेंटाइल ग्रुप ये होता है, यदि मैं यहाँ से इसे हटा दूँ ना, इस ब्रोमीन को मैं यहाँ से हटा दूँ, तो ये आइसोपेंटाइल ग्रुप है। क्या है, आइसोपेंटाइल ग्रुप बचा है। और इसके ऊपर जहाँ बॉन्ड खाली है वहाँ जोड़ना है हमें Br। अब नंबरिंग करोगे तो इधर से ही करोगे, क्योंकि पहले कार्बन पर Br है, तीसरे पर मिथाइल है, तो Br का B पहले शुरू होता है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा। आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड हो गया हमारा। तीसरे नंबर पर है तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इसके ऊपर Cl जोड़ दिया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी में नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 कर दो, चाहे 1 2 3 कह दो, चाहे 1 2 3 कर दो, चाहे 1 2 3। दूसरे कार्बन पर ही Cl है, दूसरे कार्बन पर ही मिथाइल है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका नाम, 3 क्लोरो 3 मिथाइल प्रोपेन। नंबर 4 देखो क्या है, नंबर 4 है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, देखो आइसोब्यूटाइल ग्रुप बना लिया हमने, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, क्लोरीन जोड़ दिया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी के लिए नंबरिंग इधर से करोगे, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास, अगला है क्या था, ये देखना पड़ेगा, यहाँ तो इन्होंने मिस्टेक कर रखी। नंबर 5 नियोपेंटाइल क्लोराइड, हाँ नंबर 5 पर है नियोपेंटाइल क्लोराइड, यहाँ Cl आएगा। अब पूरा हुआ, ये गलत कर रखा था इन्होंने, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये नियोपेंटाइल ग्रुप है, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी जब आपको नंबरिंग करनी है तो इधर से करोगे आप नंबरिंग, देखो 1 2 3 और यहाँ लिख दूँ, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले कार्बन पर क्लोरो है, दूसरे कार्बन पर और दूसरे पर 2 मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यहाँ Cl होना चाहिए, ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना जब आप PDF से पढ़ोगे रिवीजन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम आप लिख ही दोगे, इसमें तो मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने पहले 3 लेक्चर में ही ये काम फंडामेंटल सारा करवा रखा है। बैच के जब पहले 3 लेक्चर लिए थे, बड़े काम के लेक्चर हैं, बड़े काम के। हाइड्रोजन बैच 3.0 के पहले 3 लेक्चर हर उस बच्चे को जरूर देखने चाहिए जिसका संबंध केमिस्ट्री से है, चाहे वो बच्चा कक्षा 10 का है, 11 का है, 12 का है, BSc में केमिस्ट्री उसके पास है, या MSc में केमिस्ट्री है उसके पास, या फिर कोई केमिस्ट्री का नया नया टीचर है, उसे हाइड्रोजन बैच 3.0 के शुरू के 3 लेक्चर जरूर देख लेने चाहिए, जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है या 0 लेवल ऑफ केमिस्ट्री। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। आईयूपीएसी नाम दे रखे हैं, संरचना लिख लोगे आप, ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें इतना समझाने वाली बात है, इस चीज को हम पहले से कर चुके हैं। नंबर 4 पर आओ, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, ध्यान से देख लो। रासायनिक समीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखो
क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, और आपको पता है रिएक्शन यहाँ होना है या फिर यहाँ होना है। और सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता है ऐसे लिखना सिखाया है, OH SO3H ऐसे सिखाया है। तो होता क्या है, यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा तो SO3H यहाँ जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ जुड़ गया। और यदि यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा तो SO3H जुड़ जाएगा यहाँ। तो दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर आपको मिलेगा। रिएक्शन को आप कई बार कर चुके हो। क्लोरोबेंजीन का ये सल्फोनीकरण हो रहा है, और ये दूसरे रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण हो रहा है। सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन है H2SO4 की उपस्थिति में। रिएक्शन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, और HNO3 को लिखना सिखाया है OHNO2। या तो यहाँ से H2O निकलेगा तो NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, देखो जैसे कि ये बना। और या फिर यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा तो NO2 पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा आपको। ठीक है बेटे, यह है इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम इथॉक्साइड से जब भी आप क्रिया करोगे तो ये निकलेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, और C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर बनेगा। इसे हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। उसके बाद क्लोरोबेंजीन है, उसके ऊपर रिएक्शन करनी है वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले कराई थी आपको कि यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया, बीच में 2 सोडियम हम बीच में लिख देते हैं यहाँ, और इधर लिया मिथाइल क्लोराइड। तो ये दोनों Cl निकलेंगे और ये दोनों Na, 2NaCl निकलेगा साइड प्रोडक्ट, और ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, इसके ऊपर बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 जुड़ता है तो बनता है टोलुईन, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। अब यहाँ है वुड्स रिएक्शन, नहीं फिटिग रिएक्शन है ये। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, 2 क्लोरोबेंजीन 2 सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में। ये रिएक्शन कई बार आपको सिखाई जा चुकी है कि आपको क्लोरोबेंजीन ऐसे लिखना है, 2 सोडियम बीच में लिखने हैं, और इधर भी क्लोरोबेंजीन को ऐसे लिखना है, ऐसे। ठीक है बेटे, और ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, और आपको ऐसे दिखाना है ये 2 अणु NaCl के निकल गए और 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गए, जिसे हम कहते हैं डाईफिनाइल। क्या कहते हैं, डाईफिनाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलो एरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। ठीक है, समझा देंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखानी है पांचों। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वुड्स-फिटिग अभिक्रिया समझा दोगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझा दोगे क्या है। तो आपको एक तो ये अनुनादी संरचनाएं बनानी है, और ये 5 बनानी है। यहाँ तो दी गई हैं 4, 5 अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी है। और फिर आपको दिखाना है ये रिएक्शन एक, कि भाई हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। वुड्स-फिटिग अभिक्रिया बता दोगे। वुड्स-फिटिग अभिक्रिया को आप इसे जो है ना 2 सोडियम को बीच में लिखा करो, और एक तरफ तो लिखा करो क्लोरोबेंजीन, एक तरफ क्लोरोमीथेन, और बीच में 2 सोडियम। तो यहाँ ये थोड़ी सी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए जरूर। ठीक है, कैसे रिएक्शन हुई। सबसे पहली बात तो जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वे आपके इस रिएक्शन को देखेंगे बस ध्यान से। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ इस बात को। वुड्स-फिटिग अभिक्रिया, इसमें एक तो एराइल हैलाइड होता है, एक एल्काइल हैलाइड होता है, और बीच में होते हैं 2 सोडियम, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो जब एराइल और एल्काइल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु उपचारित किया जाता है, सोडियम धातु के साथ उपचारित किया जाता है, तो एल्काइल प्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स-फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहे इस भाषा में लिख दो, या जो भाषा मैंने नोट्स में लिखवा रखी है उसमें लिख दो, या फिर आपको एक पूरा लेक्चर मिलेगा नेम रिएक्शन बाय KMD सहारनपुर, सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर नेम रिएक्शन बाय KMD सहारनपुर। आपको सारे नेम रिएक्शन मिल जाएंगे, पूरी किताब के नेम रिएक्शन। उसमें ही आपको वुड्स-फिटिग अभिक्रिया मिलेगी कि जब हम क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में तथा ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें टोलुईन प्राप्त होती है।
इस अभिक्रिया को ही बूट-स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आप जो जो चीज ले रहे ना उन्हें लैंग्वेज में लिख दो कि इसके साथ रिएक्शन हुई, इसकी उपस्थिति में हुई और ये बन गया, यही बूट-स्प्लिटिंग अभिक्रिया है। हर एक रिएक्शन आपको आनी चाहिए, यदि रिएक्शन आती है तो उसकी लैंग्वेज तो बड़ी आसानी से लिख दोगे आप। चलें आगे। चलो, बूट-स्प्लिटिंग अभिक्रिया के बाद इन्होंने एक कहा था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको क्या करना है, दो तरह की होती है। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण, इसमें तो क्लोरोबेंजीन की एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में। रिएक्शन आपको बताइए यहाँ और यहाँ होनी है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। H निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से, और Cl यहाँ से HCl निकलेगा साइड प्रोडक्ट। तो CH3 या तो यहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा और या फिर यहाँ। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन, पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, यही आपको लिखना है। एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलीकरण या एसिटाइलीकरण। इसमें हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगी या तो पैरा पर, यहाँ से Cl निकलेगा HCl, COCH3 या तो यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है बेटे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलीकरण भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN1 तथा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN2 की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। SN1 और SN2 रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए, जरूर। पूरी जितनी मैंने नोट्स में लिखवाई बिल्कुल इतनी ही आपको लिखनी है परीक्षा में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों। नाभिक स्नेही, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव आदि आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, नाभिक स्नेही अथवा नाभिक रागी या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या SN अभिक्रिया कहलाती हैं। क्रियाविधि के आधार पर SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 SN1 या एक आणुक या एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं निम्न दो पदों में पूरी होती हैं। तो SN1 रिएक्शन की खासियत ये होती है कि SN1 रिएक्शन दो स्टेप में पूरी होती है। पहला पद क्या है? पहला पद है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो टूट जाएगा R पॉजिटिव और X नेगेटिव में, यानी एक तो कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन बनेगा और एक बनेगा हेलोजन हैलाइड आयन। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्ब धनायन बना पहले स्टेप में, इसके ऊपर नाभिक स्नेही यानी OH नेगेटिव अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ROH। इन दोनों स्टेप की खासियत यह है कि पहला स्टेप तो है मंद स्लो और दूसरा फास्ट है। तो स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो मंदतम पद होता है वही वेग निर्धारक पद होता है और उस पद में केवल एक ही अभिकारक अणु है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसी के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। क्योंकि यहाँ केवल एक अणु के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं SN1 रिएक्शन। 1 इसीलिए यहाँ लगाया गया। यहाँ इस बात को आप लिख सकते हो लैंग्वेज में कि इनका प्रथम पद मंद व वेग निर्धारक होता है तथा द्वितीय पद तीव्रता से संपन्न होता है। इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु दैट इज RX की सांद्रता पर, देखो यही तो है RX की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं, इसीलिए तो इन्हें एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा कि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है केवल अभिकारक की सांद्रता पर, या अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होती है RX की सांद्रता पर। एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए तृतीयक यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर नाभिक स्नेही के आक्रमण का उदाहरण लेते हैं। इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, उदाहरण सीधा लिखो।
कि हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और इसके ऊपर हमने अटैक करा एक नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव का, तो क्या होगा, OH नेगेटिव यहाँ से Br तो चला जाएगा, Br नेगेटिव तो चला गया अलग, और OH नेगेटिव यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। पर आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस अभिक्रिया की जो दर है यानी अभिक्रिया का वेग, वो बराबर होगा वेग स्थिरांक और इसकी अभिकारक की सांद्रता यानी जो एल्काइल हैलाइड है उसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा। अब इस रिएक्शन को आप बताओगे कि यह रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप में ये होता है कि जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो धीमी गति से आयनों में टूट जाएगा। एक तो बनेगा ये कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन बना तृतीयक कार्ब धनायन और एक बना Br नेगेटिव आयन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोधनायन आप इसे कह सकते हो, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में ये होता है कि जो कार्बोकैटायन बना उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ये फास्ट स्टेप है। अभिक्रिया के वेग का निर्धारण फास्ट स्टेप से नहीं होता, स्लो स्टेप से होता है। तो ये जुड़ गया और प्रोडक्ट बन गया। तो SN1 रिएक्शन में सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है स्लो जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उस पहले स्टेप में केवल एक अणु हिस्सा ले रहा और उसका वेग केवल एक अणु दैट इज Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। जबकि सेकंड स्टेप होता है फास्ट। जो फास्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। ध्यान रखना SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है जबकि SN2 रिएक्शन होती है एक स्टेप में कंप्लीट। तो उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित कार्ब धनायनों का स्थायित्व निम्न प्रकार होता है। देखो सबसे कम स्थायी होता है मिथाइल कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन उससे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि यहाँ CH3 पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा CH3, CH2 पॉजिटिव उससे ज़्यादा स्टेबल होगा CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। आप इसे इंडक्टिव इफेक्ट से समझ सकते हो, प्रेरणिक प्रभाव से आप इस बात को समझ सकते हो और मैंने फ्रेश लेक्चर में बहुत डिटेल से समझा रखी है ये बात, यहाँ लिख भी रखा है। इनके स्थायित्व को प्रेरणिक प्रभाव तथा अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पर समझाया जा सकता है। कार्बोधनायन के स्थायित्व के आधार पर इस अभिक्रिया के प्रति समान हैलोजन परमाणु वाले एल्काइल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है टर्सरी एल्काइल हैलाइड। चलो क्लोराइड की बात करो, टर्सरी एल्काइल क्लोराइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि टर्सरी एल्काइल क्लोराइड में जो आपका Cl नेगेटिव आयन निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए। और सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड उससे कम क्रियाशील होगा, प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड उससे कम क्रियाशील और मिथाइल क्लोराइड सबसे ज़्यादा कम क्रियाशील होगा, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्थायी है इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है ना, और पहला स्टेप ही स्लो स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर उसके बाद आती है बेटे SN1 रिएक्शन को, हालांकि हमने फ्रेश लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, जो बच्चे प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हैं उन्हें पता है। आ जाओ, SN1 रिएक्शन का दूसरा भाई है SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती हैं। देखो SN1 रिएक्शन तो 2 स्टेप में पूरी होती है जबकि SN2 रिएक्शन होती है एक स्टेप में कंप्लीट। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारक तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं के वेग को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। वेग बराबर वेग स्थिरांक, अभिकारक की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए हमने वहां लिख रखा है SN2 इसीलिए तो लिख रखा है। इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद में अभिकारक तथा नाभिक स्नेही दोनों का योगदान होता है। SN2 अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था का निर्माण भी होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या था, ये था CH3Cl,
ये था आक्रमणकारी OH नेगेटिव। जब अटैक करने के लिए आया तो वो Cl नेगेटिव यहाँ से भागा नहीं पहले वो तो कार्बन और क्लोरीन, Cl नेगेटिव को भागना है, वो बॉन्ड टूटने लग रहा है और OH नेगेटिव वाला बॉन्ड बनने लग रहा है। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड हैं, पर ये टूटता हुआ बॉन्ड है और ये बनता हुआ बॉन्ड है, आधे आधे बॉन्ड है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव है यहाँ से टूट जाएगा, देखो ये टूट के अलग हो गया, और OH वाला बॉन्ड जो बनने लग रहा था वो पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो ये एक स्टेप में ही होता है पूरा रिएक्शन, बस इसमें बीच में एक संक्रमण अवस्था बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो SN1 रिएक्शन है वो तो होती है कंप्लीट 2 स्टेप में, और जो SN2 रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है 1 स्टेप में। ठीक है, चलो अब देखो, SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही OH नेगेटिव क्रियाधार पर पीछे की दिशा से आक्रमण करता है। यह भी बात ध्यान रखनी है, SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो बैक साइड से होगा। इस कारण अभिकारक का विन्यास परिवर्तित हो जाता है या उलट जाता है, अर्थात उलट जाता है। जिस प्रकार तीव्र आंधी अथवा हवा में आता पलट कर उल्टा हो जाता है, इसके साथ ही अवशिष्ट समूह निकल जाता है। जो निकलना है अवशिष्ट समूह वो तो निकल कर बाहर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को विन्यास का प्रतिपन, संक्रमण अवस्था में प्रतिपन कहते हैं या प्रतिलोमन, ठीक है, विन्यास का प्रतिलोपन, वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं इसे, वाल्डन प्रतिलोमन। संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु एक साथ 5 परमाणुओं से आबंधित होता है। मैंने बताया था ना 5 बॉन्ड बन रहे हैं वहां संक्रमण अवस्था में, अतः यह अस्थायी होता है। मिथाइल हैलाइड सबसे अधिक, इसमें यदि SN2 रिएक्शन की क्रियाशीलता की बात करें ना, तो SN2 और SN1 रिएक्शन में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो जस्ट उल्टा है। SN1 रिएक्शन तो सबसे बढ़िया कौन दिखाएगा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड, और SN2 रिएक्शन सबसे बढ़िया दिखाएगा मिथाइल हैलाइड। तो आप यहां समझ सकते हो SN2 अभिक्रिया देता है मिथाइल हैलाइड सबसे बढ़िया, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। स्थूल या भारी समूह आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं, अतः अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित होता है। प्राथमिक हैलाइड से पहले लिखना चाहिए था मिथाइल हैलाइड CH3X, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है SN2 रिएक्शन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है वो तो बैक साइड से होना है, और बैक साइड में CH3 ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, त्रिविम विन्यासी बाधा बहुत कम है, ठीक है, भीड़ भड़ाका बहुत कम है। तो मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर प्राथमिक हैलाइड, फिर द्वितीयक हैलाइड उससे कम क्रियाशील, और तृतीयक हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं SN2 रिएक्शन के लिए, जबकि SN1 रिएक्शन के लिए ये वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। क्वेश्चन आएगा जरूर परीक्षा में, ये बात पक्की है, SN1 या SN2 रिएक्शन में से कुछ आएगा जरूर। 7वां क्वेश्चन है, हेलो एल्केनो में ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण को समझाइए। यह प्रकाशिक समावयवता के क्वेश्चन हैं सारे। ध्रुवण घूर्णकता का मतलब क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा देना। कुछ यौगिकों के विलयन में से जब समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो वे इसे दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को। ऐसे यौगिक ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं तथा इनका यह गुण ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। यदि प्रकाश दाईं ओर घूर्णित होता है, यानी दाईं तरफ को प्रकाश के कंपनों को घुमा देता है, तो यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अथवा D रूप या प्लस रूप कहलाता है, और यदि प्रकाश बाईं ओर घूर्णित होता है तो यौगिक वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा L रूप या माइनस कहलाता है। D प्लस या L माइनस रूपों को ध्रुवण समावयवी भी कहते हैं, या फिर प्रकाशिक समावयवी भी आप इसे कह सकते हो। तो आपको ध्रुवण घूर्णकता की बात जब भी पूछी जाती है तो आपको यही बताना है, प्रकाशिक समावयवता के बारे में लिखना है बस। उसके बाद है कायरलता या किरैलिटी या चिरैलिटी।
ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के अणु असममित होते हैं। इनकी त्रिविमीय संरचना इनके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती। तो यदि कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक आपके पास है जिसका मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब उसे पूर्ण रूप से नहीं ढक पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो अणु क्या है, काइरल है, चिराल है, और इस गुण को ही काइरलता कहते हैं। ऐसे यौगिक काइरल कहलाते हैं तथा यह गुण काइरलता कहलाता है। ब्यूटेन टू ऑल एक काइरल अणु है, इसमें कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न हैं। कार्बन से ये मिथाइल जुड़ रहा, यहाँ इथाइल है, यहाँ OH है, यहाँ H है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। उसके बाद है प्रतिलोमन, धारण तथा रेशमीकरण। एक असममित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। निम्न अभिक्रिया में Y के द्वारा X समूह का प्रतिस्थापन हो रहा है। देखो इस रिएक्शन को देखो जरा, यहां क्या हुआ, हमारे पास ये है, ये एक यौगिक है, एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ X है, यहाँ C2H5 है। अब हुआ क्या, इसके ऊपर जब Y का रिएक्शन हमने करा तो Y का रिएक्शन करने से क्या हुआ कि ये CH3 था यहाँ, हाँ ये है, H था, H भी है, C2H5 था, C2H5 भी है, पर यहाँ से क्या चला गया, X की जगह Y आ गया। अब आप इसे देखो, ये एक संरचना बनी B जो इससे अलग है, और एक संरचना ऐसी बनी, आप इसे और इसे देखो, एक जैसी तो नहीं है, एक ऐसी बनी, एक ऐसी बनी, और एक तीसरा केस ऐसा होगा कि इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, दोनों की मिली हुई संरचना। यदि केवल यौगिक A प्राप्त होता है, मान लो यौगिक A प्राप्त हो रहा, इसके ऊपर हमने Y का रिएक्शन करा तो यौगिक A मिल गया आपको। यौगिक A की खासियत यह है कि CH3 यहाँ था, यही है, हाइड्रोजन यहाँ था, यही है, C2H5 यहाँ था, यही है, जहाँ X था वहाँ Y आ गया, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है। तो यदि केवल यौगिक A प्राप्त होता है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं, कि जो विन्यास था वही विन्यास हमारे पास है। अब यदि आपका ये वाला यौगिक बन जाए B, तो आप देख रहे हैं कि जहां विन्यास पलट गया, बिल्कुल पलट गया विन्यास, CH3 कहाँ था कहाँ आ गया, H कहाँ था कहाँ आ गया, C2H5 वहीं है, उसके तो इर्द गिर्द घूम रहे। तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं, क्योंकि इस केस में अभिक्रिया के उपरांत भी असममित केंद्र के आबंधों के त्रिविम विन्यास की अखंडता बनी रहती है, यानी विन्यास लगभग वैसा ही हमें प्राप्त हुआ यदि A बना। यदि केवल यौगिक B प्राप्त होता है, यहाँ विन्यास पलट गया, तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। यदि दोनों यौगिकों का मिश्रण 50:50 यानी 1:1 या 50-50% अनुपात में प्राप्त होता है तो इसे रेशमीकरण कहते हैं, कि 50% तो मान लो बन गया D फॉर्म और 50% बन गया L फॉर्म। रेशमिक मिश्रण मैंने आपको पढ़ा रखा है। प्रतिलोमन का मतलब उल्टा विन्यास, और धारण का मतलब वही विन्यास। इसके फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद ध्रुवण घूर्णक नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है रेशमिक मिश्रण तो प्रकाशिक असक्रिय होता है ना, वो तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाता ही नहीं है। उसके बाद 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ, क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित से कैसे परिवर्तित करोगे। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन आपने अभी बनाया, क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना सकते हो। देखो ये क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर आप नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दो NaOH की उपस्थिति में, निकिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ, ये तो बन गया आपका बेंजीन जो बनाना था, साथ में HCl भी निकल जाएगा। फिर इन्होंने कहा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, टॉलुइन बनाना, एनिलीन। देखो ये क्लोरोबेंजीन है, इससे फिनॉल बनाना है, तो इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन कर दो, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए, बस टेम्परेचर प्रेशर तो किस किस का याद रखोगे, जिसका याद रह जा तो अच्छी है, नहीं तो लिख देना चाहिए उच्च ताप उच्च दाब। होगा क्या, जब NaOH का रिएक्शन करोगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा NaCl और OH जुड़ जाएगा वहाँ, बन गया ना फिनॉल, फिनॉल बन गया।
अब देखना जरा, यहाँ क्लोरोबेंजीन को टोलुइन में बदलना था, ये तो वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है। आपको पता है कि ये दोनों Na यहाँ से निकलेंगे और दोनों Cl, और यहाँ लिख तो दो ईथर, यहाँ ईथर भी तो लिखना है, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है, बन जाएगा टोलुइन, CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर कहा क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है एनिलीन, तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना, तो तो क्लोरोबेंजीन लो, उसके ऊपर अमोनिया और Cu2O का रिएक्शन कर दो उच्च दाब पर। देखो दाब लिखा तो नहीं, लिखा उच्च दाब, आप उच्च ताप लिख दो, उच्च दाब लिख दो, बस और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, NH2। आपको इस रिएक्शन को ऐसे नहीं सिखाया था मैंने जैसे इन्होंने लिख दिया, हमने सिखाया था कि ये तो क्लोरोबेंजीन है, और इसे तो लिखो तीर के ऊपर Cu2O की उपस्थिति में, और यहाँ लिखो HNH2। अमोनिया को ऐसे ही तो लिखना सिखाया है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये HCl निकाल दो, NH2 जोड़ दो, उसके ऊपर बन गया एनिलीन। उसके बाद क्लोरोबेंजीन से बनाना था डाइफिनाइल, तो आपको क्या करना है यहाँ 2 अणु लेने थे क्लोरोबेंजीन के, और 2 सोडियम के साथ क्रिया और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन। एक क्लोरोबेंजीन इधर, एक इधर, बीच में 2 सोडियम, दोनों Cl निकल जाएंगे, 2 अणु NaCl के निकलेंगे। फिटिक रिएक्शन मैंने कई बार आपको बता दी। चलो, इन्होंने कहा सैंडमेयर अभिक्रिया को समझाओ, और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, टोलुइन बनाओ, डाइफिनाइल, ये तो दोनों बना दिया हमने, तीनों बना दिया। सैंडमेयर अभिक्रिया में आपके पास एनिलीन है, उसके ऊपर NaNO2 HCl का रिएक्शन जब आप करोगे तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो यहाँ से ये गैस निकल जाएगी N2, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बनाने आपने सीख लिया ऊपर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना दीजिए। ये रिएक्शन पूरे करने हैं हमें, ये रिएक्शन देखो। पहला रिएक्शन, यह आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो बीच में से क्या निकल जाएगा, NaCl बना दोगे, प्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। दूसरे रिएक्शन में देखो, यहाँ से Na, यहाँ से Cl निकल जाएगा, NaCl, यह बन जाएगा C6H5O C2H5। ये C2 क्या है, C2H5 है ना ये, हाँ ठीक है। और इसमें SOCl2 का थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन कर दोगे, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 Cl है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बीच में SO, एक तो बनेगा CH3CH2CH2Cl, प्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ बीच में से SO2 गैस, और यहाँ HCl। इसके ऊपर HBr का रिएक्शन करोगे, एक बॉन्ड टूट जाएगा, और प्लस माइनस नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पर, यहाँ तो Br जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा H, तो ये बन जाएगा CH3CH2CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसके ऊपर HBr का रिएक्शन करोगे, यहाँ मार्कोनिकॉव्स रूल लगाया हमने MKR, और यहाँ भी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा इस वाले रिएक्शन में। इसमें भी यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कम हाइड्रोजन पर यहाँ, और ये जुड़ेगा नहीं, कम हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ भाई, यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ तो Br नेगेटिव और यहाँ H पॉजिटिव। बना दोगे, ये सारे आंसर इनमें नीचे लिखे हुए देख लेना, यही आंसर है, यही रिएक्शन है। आ जाओ, चलो आगे चलते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है, देखो HBr का रिएक्शन कर दोगे, मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, MKR प्लस माइनस, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, लेकिन इधर इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ Br जुड़ेगा और यहाँ H, तो यहाँ हो जाएगा ये CH Br और यहाँ CH3। और इसमें देखो परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr का रिएक्शन लगाओगे तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन पर जुड़ेगा, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2, तो इस बार Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। परऑक्साइड की उपस्थिति में परऑक्साइड इफेक्ट या परऑक्साइड प्रभाव या खरास रूल या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है, और यहाँ आप देख रहे हैं आप इसे, इसके ऊपर HBr का रिएक्शन कर दोगे, यहाँ देखो इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, देखो ये
और यहाँ एक फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ Br इधर जुड़ेगा। नेक्स्ट, इस रिएक्शन को कर दोगे आप, C2H5Br + 2Na C6H5 है, कर दोगे। वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है ईथर की उपस्थिति में, और इसमें इन्होंने कहा NaNO2HX, एनिलीन के ऊपर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये डाइजोनियम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है ये रिएक्शन मैंने आपको कई बार समझाई है। यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा एंड N2X, ये आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। यही सारे प्रोडक्ट बनेंगे, उन्होंने यही बना रखे होंगे, देख लेना आप। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम अगले पड़ाव पर आ चुके हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इन्होंने सबसे पहले कहा है एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। इथेनॉल है, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ आप गर्म कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले बनेगा NaHSO4। ठीक है, देखो मैं पहले यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ आपको। H2SO4 को ऐसे लिखा करो जब ऐसा रिएक्शन आता है। तो एक तो बनेगा आपका Na, चलो एक काम करो, H2SO4, एक तो बनेगा NaHSO4, ठीक है, और एक बनेगा यहाँ आप देख रहे हैं, आप एक H बचा, एक Br बचा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, एक H2O निकल जाएगा और Br जुड़ जाएगा यहाँ, C2H5Br बनेगा। तीन तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। उसके बाद है टोलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराते हैं। तो टोलुइन है, अब ये रिएक्शन तो आपको पता है, क्लोरीन से रिएक्शन करानी, या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। क्लोरीन या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ, ये दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर Fe की उपस्थिति में करा दो या FeCl3 की उपस्थिति में करा दो, एक ही बात है। ये जो है टोलुइन का हेलोजनीकरण हमने करा है, क्लोरीनीकरण। 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ, ये देखो 2 ब्रोमोपेंटेन है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करोगे तो आपको पता है HX निकलेगा, H तो यहाँ से निकलेगा ना सेट के नियम से, और यहाँ से Br, HBr निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH मिल जाएगा आपको यहाँ। अब बच्चे बार बार मुझे पूछते रहते हैं कि सर इतने सारे रिएक्शन क्यों कराते हो आप। जब परीक्षा में पूछे गए रिएक्शन देखते हैं ना, जब पता चलता है कि क्यों कराते हैं सर इतने रिएक्शन। अब जो बच्चे प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हैं उन्हें रिएक्शन बहुत आसान लग रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे उन्हें, सर मज़ा आ गया बस। देखो, तो उसके ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से, ये ब्रोमोबेंजीन है, ये मैग्नीशियम है, दिखा रखा है, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, संयोजकता 2 होती है, C6H5MgBr, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक यहाँ बन जाएगा, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम इथॉक्साइड से क्रिया, देखना जरा क्या दिक्कत है इसमें, C2H5O C2H5 ये बनेगा। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। अब आपको बताया रिएक्शन यहाँ होनी है या फिर यहाँ होनी है, और HNO3 को ऐसे लिखना है OHNO2। अब बताओ H2O या तो यहाँ से निकाल दो और या तो यहाँ से निकाल दो, NO2 या तो ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दो या तो पैरा पोजीशन पर। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इतने केल्विन और इतने दाब पर गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है, NaCl निकल जाएगा यहाँ से, C6H5OH फिनॉल बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। भाई आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, और OHSO3H बेंजीन रिंग के रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं, या तो H2O यहाँ से निकाल दो या तो H2O यहाँ से निकाल दो, SO3H यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ। नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। लो,
हो गया रिएक्शन, कर दोगे। नेक्स्ट, 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन, अभी इसे तो यहाँ CH2 ही लिख देते हैं। एल्कोहलिक KOH आपको पता ही है क्या होता है, HBr निकलेगा या HX निकलेगा, यहाँ से H यहाँ से Br, बस सेट के नियम से निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों के बीच में। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, ये तो है, ये तो रिएक्शन आपको भाई, एसीटोन ऐसे ऐसे ना लिखा करो, एसीटोन को ऐसे लिखा करो, CH3 COC, ऐसे लिखा करो एसीटोन को। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है CHCl3, जब ये रिएक्शन होगा यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये जो H है वो तो जुड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ, और CCl3 जुड़ेगा यहाँ, तो इस कार्बन पर 2 तो CH3 होंगे, देखो कार्बन पर 2 CH3 हैं, एक होगा OH, ये रहा OH, और एक ये नीचे जुड़ा है कार्बन के साथ CCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इज इक्वल टू क्लोरीटोन, योगात्मक अभिक्रिया है, और ऐसे ही मैंने आपको सिखाई है जैसे लिखी है अभी। उसके बाद नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, एल्कोहलिक KOH, HX निकलेगा यहाँ से H और यहाँ से Cl, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। देखो मतलब आप जो है सीधा निकाल सकते हो, वैसे आपको पता है HCl निकाल लोगे आप, H को तो निकाल दो OH के साथ H2O, और Cl को निकाल दो K के साथ KCl, ऐसे लिख दो, नहीं तो एल्कोहलिक KOH को तीर के ऊपर लिखो, नीचे सीधा लिखो, ये HCl निकलेगा। दोनों तरीके से रिएक्शन सिखा रखा है आपको फ्रेश लेक्चर में कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। 13वां क्वेश्चन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम, भाई सबको पता है कि मैग्नीशियम यहाँ बीच में आ जाएगा, CH3MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। 2 मिथाइल ब्रोमाइड है, 2 सोडियम है, एक मिथाइल ब्रोमाइड इधर लिखो, एक उधर लिखो, बीच में 2 सोडियम, दोनों Br दोनों Na, है ना। वुड्स रिएक्शन नहीं है क्या, RX + 2Na + RX, तो उसकी ईथर की उपस्थिति में मिथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN के साथ, बहुत बढ़िया, KI निकल जाएगा बीच में से, CH3CN मेन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, इसमें क्या दिक्कत है भाई, हो गया तो। नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN से, लो बना लो प्रोडक्ट। नेक्स्ट, 18वां क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से, भाई मैग्नीशियम की यही है खासियत, बस 2 संयोजकता के कारण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भले ही यहाँ दिख ना रहा होगी, कभी नहीं आया। क्लोरोफॉर्म है, प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है, फास्जीन गैस बनती है जो एक विषैली गैस है। नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड को जलीय NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है, भाई जलीय के साथ गर्म कर रहे तो ये होगा जलीय NaOH या KOH का रिएक्शन ऐसा ही होता है। नंबर 21, आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म किया जाता है। भाई 2 अणु आयोडोबेंजीन के ले लो, बीच में ले लो आप कॉपर 2, तो 2 Cu और दोनों I, 2 CuI निकल जाएंगे, और दोनों डाइफिनाइल बन जाएगा, 2 बेंजीन रिंग मिल गए। 22वां, सिल्वर प्रोपियोनेट की Br2CCl4 से क्रिया, टार्जेन रिएक्शन है ये तो, Br2 से रिएक्शन आपको सिखा रखी है, बीच में से CO2 निकलेगी, एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br इधर जुड़ेगा, CH3CH2Br, CO2 गैस, AgBr। देखो 23वां देख लो, ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया, यहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम, C6H5MgBr बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट, मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN, एल्कोहलिक KCN से, भाई यहाँ से ये निकाल दो ना, KBr,
25वां क्वेश्चन देखो, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। सोडियम इथॉक्साइड के साथ गर्म करोगे NaBr निकल जाएगा, बीच में से C2H5O, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है। अच्छा, AgBr निकलेगा इसमें से तो, और ये बनेगा CH3COO, इथाइल एसीटेट। तो ये थे क्या होता है जब, और ये जो हेडिंग क्या होता है जब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आने चाहिए आपको। और यहाँ लिखी हुई है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आनी चाहिए। जैसे वुड्स अभिक्रिया के बाद वुड्स फिटिक अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया, हुस्डीकर अभिक्रिया, आइडोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ जो है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नेम रिएक्शन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट क्या है, एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर की मैंने नेम रिएक्शन सारी करा रखी है, पूरे चैप्टर की नहीं, पूरी किताब की। तो आप यदि यूट्यूब पर सर्च करते हो नेम रिएक्शंस बाय KMD सहारनपुर, तो एक ही लेक्चर है 1.5 घंटे का, उसमें पूरे किताब के सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आया है यहाँ वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड के 2 अणु होने चाहिए, सोडियम के 2 परमाणु या मोल बीच में होने चाहिए। तो उसकी ईथर की उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे तो NaCl निकल जाएगा और साथ में एल्केन बन जाएगा, जैसे CH3। ये तो है आपकी वुड्स अभिक्रिया। फिर आती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक अभिक्रिया की खासियत ये होती है कि इसमें एक तो होता है एराइल हैलाइड, जैसे यहाँ तो ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, और 2 सोडियम लेने ही लेने हैं, और एक होता है एल्काइल हैलाइड, जैसे ले लिया CH3Cl, और शुष्क ईथर होना ही होना है। शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, और इस तरीके से 2 अणु NaCl के निकल जाएंगे, और बेंजीन रिंग के ऊपर ये अल्काइल ग्रुप जो भी है जैसे CH3 है ये आ जाएगा। तो इसे कहते हैं वुड्स फिटिक अभिक्रिया। फिर आती है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में हम दोनों लेते हैं, देखो ये क्लोरोबेंजीन है, इधर भी आप क्लोरोबेंजीन ही लोगे, 2 अणु होते हैं क्लोरोबेंजीन के, इन्होंने लिखा ही नहीं है, एक ही लिखा, या तो यहाँ 2 लिख देते, बीच में से 2 अणु NaCl के निकल जाएंगे, ये फिनाइल और ये फिनाइल, दोनों फिनाइल जुड़ जाएंगे डाइफिनाइल, ये होती है फिटिक अभिक्रिया। ये तीनों रिएक्शन एक दूसरे से संबंधित है, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया। पहले तो सीखनी चाहिए हमें वुड्स अभिक्रिया, फिर हमें सीखनी चाहिए फिटिक अभिक्रिया, और फिर सीखनी चाहिए वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में तो इस्तेमाल होते हैं RX, वुड्स अभिक्रिया में तो RX इस्तेमाल होते हैं, एल्काइल हैलाइड, 2 एल्काइल हैलाइड होते हैं इसमें इस्तेमाल, और बीच में होते हैं 2 सोडियम। यह तो होती है वुड्स अभिक्रिया, ईथर की उपस्थिति में होगी, यह वुड्स अभिक्रिया होती है। और फिटिक अभिक्रिया में बेंजीन रिंग वाले हैलाइड होते हैं, जिसे आप एराइल हैलाइड कहते हो, बीच में 2 सोडियम ही होंगे, ये AR का मतलब एराइल ग्रुप, इसमें भी बीच में से 2 NaX निकलेंगे और डाई एराइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। और वुड्स फिटिंग में एक तो एराइल हैलाइड, बीच में 2 सोडियम ही होंगे, और एक होता है आपका एल्काइल हैलाइड, इसीलिए तो वुड्स और फिटिंग दोनों नाम आ रहे हैं इसमें, वुड्स और फिटिंग दोनों। तो ये तीनों रिएक्शन आपको आनी चाहिए, एक आ जाएगी इनमें से। फिर डार्जेन अभिक्रिया आपको पता ही है, डार्जेन अभिक्रिया इसे कहते हैं अल्कोहल के ऊपर थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन। 2 Cl है ना, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, SO बचा, SO बीच में, क्या क्या बना, RCl, SO2 गैस और HCl। ये होती है डार्जेन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप चाहे कितने ही बना लो इनके। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट होता है, ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, ये CO2 गैस निकल जाती है, 2 Br हैं, एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा, ये 3 चीज बनेगी, एक तो C2H5Br, एक CO2 गैस और एक AgBr। ठीक है, नेक्स्ट आयोडोफॉर्म अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कई बार सिखा दी, इसे याद करके जाना है अच्छी तरह। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया जैसी ही है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये दोनों आपको पक्की याद करके जानी है, बिल्कुल दोनों में से एक अभिक्रिया आएगी
फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पता है आपको, देखो यहाँ भी तो सुधर गए हैं। क्या लिख रखा है इन्होंने, C6H5I और C2H5I, ये दोनों तरफ से आई निकलेंगे और बीच में से जिंक, ZnI2 निकलेगा। C2H5 भी लिख देते दोनों जगह, यहाँ C6H5 लिख दिया, फिर यहाँ C2H5 लिख दिया, कोई बात नहीं, C2H5I लो दोनों जगह। विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहाँ है ये रिएक्शन? भाई विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब ये है HX निकलना, हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना। जब किसी एल्काइल हैलाइड को आप एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हो तो उसमें से HX निकल जाता है, और वो निकलता है सेट-जेफ के नियम के अनुसार। बस ये विहाइड्रोहेलोजनीकरण है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना है आपको। क्या लिख रखा है इन्होंने, ऐसे लिखना चाहिए था, देखो CH3 CH2 CHCl और CH3, ये एल्काइल हैलाइड है, और आप इसे गर्म कर दो एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा, यहाँ से तो हेलोजन, और हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ कम हो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, आप लिख सकते हो कि HCl निकलेगा। प्रोडक्ट आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसे कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है, कैसे प्राप्त करोगे? 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, मिथाइल आयोडाइड से इथेन, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल, प्रोपीन से एलाइल क्लोराइड, और प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और नंबर 9 ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 1 प्रोपीन कैसे बनाओगे। ये है एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करो, यहाँ से Br और यहाँ से H निकल जाएगा, HBr निकलेगा, या ये दो चीज निकाल दो, एक ही बात है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड, 1 प्रोपीन बन गया, हो गया। और 1 प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, यदि 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो आप ये जो 1 प्रोपीन है उसके ऊपर फिर HBr का रिएक्शन कर दो। अभी तो Br यहाँ था, यहाँ तो मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा ना, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा। अब देखो Br वहाँ पहले नंबर पे था और यहाँ आ गया दूसरे नंबर पे, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बना दिया हमने। पहले तो HBr को निकाल दिया और फिर HBr को दोबारा जोड़ दिया, निकाला तो हमें डबल बॉन्ड मिला, और उस डबल बॉन्ड के ऊपर HBr को जोड़ोगे तो मार्कोनी-कॉप्स के रूल से जुड़ेगा। बहुत बढ़िया है ये पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। दूसरा भी बहुत बढ़िया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, देखो इससे क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये रिएक्शन बता रखा है आपको, Cu2Cl2 के साथ गर्म कर दो, ये नाइट्रोजन गैस निकल के भाग जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो आप NaOH के साथ गर्म कर दो ना, ये देखो NaCl निकल जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ। फिर क्लोरोबेंजीन से बनाना है डाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन के ऊपर जो है पिटिक रिएक्शन कर दो, 2 क्लोरोबेंजीन है 2 सोडियम है, दोनों Cl और दोनों Na, और दोनों C6H5 ग्रुप जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल बन जाएगा। तो रिएक्शन आपने 4-5 बार कर ली। और मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाना है तो वुड्स रिएक्शन कर दो, 2 मिथाइल आयोडाइड, एक इधर लिखना चाहिए। वुड्स रिएक्शन में भी इधर इधर, पिटिक रिएक्शन में भी इधर इधर, और वुड्स पिटिक रिएक्शन में भी इधर इधर, बीच में 2 सोडियम, ऐसा करा करो रिएक्शन। दोनों Na और दोनों I निकल जाएंगे, 2NaI, और प्रोडक्ट इथेन बन जाएगा। उसके बाद आपका था ये नंबर 6, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना था, लो बन गया। चलिए KOH के साथ रिएक्शन कर दो। उसके बाद प्रोपीन से एलाइल क्लोराइड बनाना था, अच्छा एलाइल क्लोराइड बनाना था, इसके ऊपर HCl का रिएक्शन करना। पहले HCl का रिएक्शन करोगे
Cl2 की अधिक मात्रा में। और 113 केल्विन पर तो बनेगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है। फिर था प्रोपीन से बनाना था आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपीन के ऊपर आप HBr का रिएक्शन कर दो बस, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पर जुड़ जाएगा। ये प्लस माइनस है ना, मार्कोनी गॉस रूल लगेगा। यहाँ तो जुड़ जाएगा Br, यहाँ जुड़ जाएगा H, आइसोप्रोपाइल के ऊपर ब्रोमाइड जुड़ेगा। नंबर 9, ब्यूटीन 1 से बनाना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। भाई HBr का रिएक्शन करो पराक्साइड की उपस्थिति में, एंटी मार्कोनी गॉस रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन यानी यहाँ जुड़ेगा, यहाँ H, यहाँ Br। उसके बाद क्लोरो इथेन। देखो आपको जब क्या हो, कैसे प्राप्त करोगे करना हो ना, तो जिससे जिससे बनाना यहाँ, जो बनाना यहाँ लिख लो, पहले ही रफ में लिख लो, आपको पता चल जाएगा क्या करना पड़ेगा। क्लोरो इथेन से बनाना है ब्यूटेन, तो आपको बूट्स रिएक्शन करनी पड़ेगी। एक क्लोरो इथेन इधर, एक क्लोरो इथेन, बीच में 2 सोडियम, या फिर यहाँ 2 लिखो। उसके बाद 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, वैसा ही रिएक्शन आ गया है। इसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करो, HBr निकल जाएगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इसके ऊपर HBr का योग कर दो बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। बहुत बढ़िया। अब ये है अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इन रिएक्शन को पूरा करना है हमें। पहला रिएक्शन है C2H5Br के ऊपर KOH का, जलीय KOH का रिएक्शन करोगे, KBr निकल जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। जो भी बना उसके ऊपर K2Cr2 7 + H2SO4 का रिएक्शन करोगे, यानी अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ CH3COOH बनेगा मेन प्रोडक्ट। वैसे ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं देना चाहिए था इन्हें, जो फर्स्ट दिया इन्होंने। फर्स्ट में यहाँ तक तो चलता है, इसके आगे तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेप है दूसरा। क्योंकि अल्कोहल का जब आप अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से अल्कोहल को ट्रीट करोगे, तो अल्कोहल बदलेगा किस में, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3COOH मेन प्रोडक्ट है यहाँ। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, इसके ऊपर आपको रिएक्शन करना है KOH का, कर दोगे KBr निकलेगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा, जलीय। यहाँ भी ये तो बहुत आसान रिएक्शन दिया है इन्होंने, और यहाँ ये बन जाएगा, और बस हो गए तो पूरे, यही था बस। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो है 6 यूनिट कंप्लीट हो गया। रिवीजन में 7वां यूनिट में कल से स्टार्ट करूंगा, 7वां यूनिट। और किसी भी यूनिट में 2 से ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। और मुझे पता है कि वो जब जिस दिन हम 10वां यूनिट कर रहे होंगे ना लास्ट, वो तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा पूरा, लास्ट वाला यूनिट। ठीक है बेटे, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर उन बच्चों को अच्छा लगा होगा जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है और जो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना है बेटे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय।